आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर रायपुर में बोले पीएम मोदी, बदलाव तभी होता है जब किसी की बातें उसके कामों में दिखती है। खरगे के आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग से सियासी बवाल, बीजेपी का पलटवार, सत्ता और तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। उद्धव, राज और शरद पवार का प्लान हुआ फेल, मुंबई पुलिस ने एमवीए की रैली पर लगाई रोक। दिल्ली का बदलेगा नाम, बीजेपी सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट का भी बदलेगा नाम। जान से मारने की धमकी मिलने पर बीजेपी सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, कहा मैं नहीं डरूंगा। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का संदेश, कहा बिहारी कहलाना अपमान नहीं सम्मान की बात। दुलारचंद हत्याकांड उलझा, गोली से नहीं हुई मौत, पोस्टमार्टम में चौंकाने वाले खुलासे। संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता, सूडान के उत्तरी दारफूर में स्थिति बेहद गंभीर। अब समाचार विस्तार से। आज का दिन भारत के लिए खास है। देश के 3 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर इन तीनों राज्यों सहित अन्य राज्यों के लोगों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में कोई संकट या आपदा आती है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता है। देवी और सज्जनों, आज का दिन बहुत विशेष है। आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड की स्थापना के भी 25 वर्ष पूरे हुए हैं। आज देश के और भी कई राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करने वाले बयान से सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने इस बयान को लोकतंत्र विरोधी करार दिया है और कांग्रेस पर झूठ और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि खड़गे का यह बयान कांग्रेस की हताश और ध्यान भटकाने की रणनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज प्रातःकाल भी अपने उद्बोधन में बहुत स्पष्ट बताया है कि सरदार पटेल के साथ कांग्रेस ने क्या किया था। अप्रैल 1946 में सरदार पटेल को लगभग सारी कांग्रेस कमेटियां कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने वाली थीं, वही जाके आगे भारत के प्रधानमंत्री बनते। परंतु जिन लोगों ने सरदार पटेल का हक छीना, उसके बाद सरदार पटेल को कभी सम्मान नहीं दिया और उसके बाद जो कांग्रेस अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, उनकी पार्टी ने क्या क्या किया, ये से पूछिए 2014 से पहले आपको कितने कांग्रेस के कार्यक्रमों में बैकग्राउंड में सरदार पटेल की फोटो नजर आती थी। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है। आज तक कोई कांग्रेस का नेता वहां नहीं गया है। ये दर्शाता है कि सरदार पटेल के प्रति उनके मन में क्या भाव है। और जहां तक उन्होंने ये कहा तो मैं उन्हें याद दिला देना चाहता हूं, 6 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने लखनऊ में एक स्टेटमेंट दिया था जो सरदार पटेल के वर्क्स में उनकी स्पीचेस में कोटेड है। अगेन आई एम कोटिंग द डेट, 6 जनवरी 1948। ये महात्मा गांधी जी की हत्या से 24 दिन पहले का है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत से हमारे कांग्रेस के मित्र आरएसएस को अथॉरिटी से कंट्रोल करना चाहते हैं, फोर्स से। उन्होंने वर्ड यूज किया कि डंडा जो होता है वो अपराधी लोगों के लिए होता है। आरएसएस के लोग राष्ट्रभक्त हैं और इनको दिल से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मुंबई पुलिस ने आज दोपहर को प्रस्तावित महाविकास अघाड़ी की बड़ी रैली पर रोक लगा दी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रैली के लिए कोई लिखित अनुमति नहीं दी गई है। अगर आयोजकों द्वारा बिना अनुमति के पैदल मार्च या सभा निकालने का प्रयास किया जाता है तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसको लेकर अब शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि जब कोई आंदोलन जन आंदोलन बन जाता है तो हम आंदोलन करते हैं,
चाहे अनुमति मिले या नहीं। देखिए, जब कोई भी आंदोलन जनता का आंदोलन होता है तो उसके लिए परमिशन दें चाहे मत दें, हम आंदोलन करते हैं। इसी मुंबई की इस पावन धरती से 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था। आज इसी मुंबई से 2025 में 1 नवंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ का भी नारा लगने जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार मतदाता सूची में गड़बड़ी है, जिस प्रकार बार बार कहने पर भी चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, जिस बार हमेशा की तरह इस बार भी हमें बार बार एक प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, हम कहां जाएं? हमने तय किया है कि मुंबई की जनता के साथ मिलकर इन डकैतों को पकड़वाने का काम करेंगे, इन चोरों को पकड़वाने का काम करेंगे, क्योंकि मुंबई के लिए 106 हुतात्मा ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये मुंबई हमें दान में या मुफ्त में नहीं मिली है, खैरात में। इसके लिए खून पसीना एक किया गया है। इस मुंबई को बचाने के लिए, इस महाराष्ट्र को बचाने के लिए आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी, शरद पवार जी और भी सहयोगी दल, कांग्रेस के नेता, सीपीएम सीपीआई के नेता, सब कंधे से कंधा मिलाकर आज यहां 1 बजे फैशन स्ट्रीट पर जमा हो रहे हैं, ताकि अपनी आवाज को दिल्ली तक हम पहुंचा सकें। रही बात परमिशन की, हमने परमिशन मांगी है, इन्होंने परमिशन नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने हमारे जज्बात को परमिशन नहीं रोका है। हमारा जो जज्बा है वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए तैयार है। हजारों की संख्या में शिव सैनिक और मन सैनिक जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और एक ही नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। और हमें पूरा विश्वास है कि आज मुंबई में एक ऐतिहासिक प्रचंड रैली देखने को आपको मिलेगी। आने वाले समय में ये जो सरकार है और ये जो चुनाव आयोग है, इन दोनों को हम सबक सिखाने का काम करेंगे कि आप कब तक हमको गुमराह करोगे, कब तक हमको बरगलाओगे। एक न एक दिन आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने गद्दी चोरी से हथियाई है, धांधली करके हथियाई है, भ्रष्टाचार करके हथियाई है। ये आज हम साबित करके रहेंगे। टीएमसी ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान असली मतदाताओं के नाम हटाए गए तो कानूनी कार्रवाई और जन आंदोलन किया जाएगा। बंगाल के लगभग 15,000 पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर आगामी चुनाव में चुपचाप धांधली करने के लिए इस प्रतिक्रिया का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। एसआईआर मुद्दे पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि अब तक अभिषेक बनर्जी नहीं चाहते थे कि एसआईआर हो, और उन्होंने चुनाव आयोग से देश छोड़ने को कहा। भाजपा को 50 से कम सीट मिलेगा ना, अब तक तो बोल रहे तो होने नहीं देंगे। अभिषेक बनर्जी को भी बोलते हैं हाथ पांव तोड़ देंगे, पेड़ में बांध देंगे, इलेक्शन कमीशन को धमकी दे रहे हैं देश छोड़ जाने के लिए। तो रोज रोज क्यों स्टेटमेंट बदल रही? हार चुके हैं क्या? बिहार में ये लोग हार चुके हैं। यहाँ लोगों को भड़काने के लिए प्रयास कर रहे थे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता यहाँ की जागरूक है, वो जानते हैं एक देश के लिए अपना जिम्मेदारी है अपने आइडेंटिटी को पेश करने के लिए, और वो सब लोग एसआईआर में भाग लेंगे, अपना डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिया 50-60 लाख वोटर हैं, उनको बचाने के लिए टीएमसी ये भरपूर प्रयास करके लोगों को भड़का रही है, क्योंकि वो नाम अगर छंट जाए वोटर लिस्ट से तो जीतना उनको मुश्किल हो जाए। अभिषेक बनर्जी ने कहा एसआईआर इज ए साइलेंट इनविजिबल रिगिंग। नहीं, आज तक जो रिगिंग होता था वो तो साइलेंट नहीं करते, खुलेआम करते थे। आज क्यों ऐसा लग रहा है? और फर्जी नाम हट जाए लिस्ट से तो ये रिगिंग हो जाएगा। सारा देश के लोग यही चाह रहे हैं और पूरा देश में होने वाला है। अच्छा, बैरकपुर में एक गृहवधू का मौत आत्महत्या का खबर सामने आए और बीरभूम में एक 95 वर्ष का नहीं, देखिए जिस प्रकार से एसआईआर को बदनाम करने का, उसके साथ एनआरसी को जोड़ करके डराने का प्रयास ममता बनर्जी उनकी पार्टी के लोग कर रहे थे, लोग देख लिए कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, 20-22 साल पहले हुआ था, इस बार भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका उद्देश्य बांग्लादेशी जो वोटर है, गैरकानूनी वोटर है, उनको बचाने के लिए, उनको और शेल्टर देने के लिए। वो नहीं होगा, लोग सहयोग करेंगे, पूरा एसआईआर होगा। लेकिन एक 95 ईयर ओल्ड व्यक्ति सुसाइड करता है, कोई मानेगा? जिस व्यक्ति का हाथ में नोट दिखाया गया, उसका उंगली नहीं है, वो लिख नहीं सकता है, और कोई सुसाइड करता है जो हाथ में नोट पकड़ के करता है क्या? ये सारा फर्जी है, झूठ है, और कुछ नहीं है। लोगों को भड़काने के लिए रास्ता नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, सब धीरे धीरे साफ हो जाएगा। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ मिलकर मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आज मुंबई में विरोध प्रदर्शन निकालेगी। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि यह सिर्फ एक नौटंकी है। यह सबके सामने है कि राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक उनके सभी नेताओं ने कैसे झूठी बातें रखी। उसके बाद भी विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान के बारे में लोगों को गुमराह करके वोट हासिल किए, और अब वे महाराष्ट्र में भी वही चाल आजमा रहे हैं। कांग्रेस दल बिहार में लोगों से
वोट मांग रहा है। और वही कांग्रेस दल मुंबई में जिस मनसे और मनसे के नेताओं ने बिहारियों को पीटा, उस मनसे नेताओं के साथ आज मोर्चा निकालने की नौटंकी कर रहा है। ये कैसी विडंबना है? बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे, पहला बिंदु। और आज का मोर्चा ये नौटंकी मोर्चा है। राज ठाकरे जी ने दावा किया कि उनके पूर्व विधायक के खुद के अपने गांव में उसको एक वोट नहीं मिला। जांच करने के बाद पता चला कि पूरी तरह से वो झूठ बोल गए, वहां से 1400 वोट मिले हैं। राहुल गांधी समेत तेजस्वी यादव तक जो जो वोट चोरी को लेकर उन्होंने जो बिंदु दिए वो किस प्रकार से झूठे थे, ये सब दूर आया। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान के बारे में झूठा भ्रम फैला करके प्रतिपक्ष ने वोट पाए, तो उसी प्रकार का एक नया ढंग है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले, अब कई सारी महानगर पालिका है, लोकल बॉडीज है, तो उस चुनाव में इस प्रकार का भ्रम फैला करके वोट मिले, इसलिए नौटंकी वाला ये आज का मोर्चा है। पर बार बार तुम लोगों के बीच में भ्रम फैला करके वोट नहीं पा सकते। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह बदलाव केवल नाम का नहीं बल्कि भारत की आत्मा और ऐतिहासिक परंपरा के पुनर्जागरण का प्रतीक होगा। प्रवीण ने अपने पत्र में तर्क दिया है कि महाभारत काल में पांडवों ने यमुना तट पर इंद्रप्रस्थ नामक राजधानी स्थापित की थी, जो बाद में व्यापार और संस्कृति का केंद्र बनी। देखिए, मैंने आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को एक पत्र भेज करके सुझाव दिया है कि दिल्ली का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के इतिहास की जब भी चर्चा होगी वो इतिहास सीधा पांडव काल से जुड़ता है। और जब पांडवों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था तो उस समय उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। तो इंद्रप्रस्थ नाम से भारत की या हमारी दिल्ली की जो सनातन परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वो सीधे तौर पर परिलक्षित होती है। इसलिए मैंने दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखने का सुझाव दिया है। वहीं दूसरी ओर मैंने ये भी आग्रह किया है कि दिल्ली में किसी भी प्रमुख स्थान पर पांडवों की मूर्ति स्थापित की जाए, जिससे कि नई पीढ़ियां कम से कम अपने आप को उस संस्कृति और सभ्यता से जोड़ सकें जो सभ्यता पांडव काल में थी और वो लगातार जिसका पालन हम लोग करते आ रहे हैं। मैंने साथ साथ ये भी सुझाव दिया है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ जंक्शन रखना चाहिए। वहीं दिल्ली हवाई अड्डे का नाम भी परिवर्तित करके इंद्रप्रस्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हमारी दिल्ली की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो साफ तौर पर उसकी पुनर्स्थापना होगी। यहाँ केवल ये कहना जरूर महत्वपूर्ण है कि जब 1995 में मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई कहा गया तो उस वक्त तर्क ये दिया गया था कि नाम लोकल ट्रेडिशन के आधार पर होना चाहिए। मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि लोकल ट्रेडिशन जो दिल्ली के हैं वो दिल्ली नाम से नहीं दिखाई देते, वो इंद्रप्रस्थ नाम से ज़्यादा परिलक्षित होते हैं। तो दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाना चाहिए। दिल्ली में इन दिनों मौसम हल्का सर्द बना हुआ है। सुबह और शाम के समय हल्की धुंध हो रही है और लोगों को ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन दिन के समय में मौसम सामान्य है। सर्दी के बीच दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बीते 2 दिन से हवा में प्रदूषण की मात्रा में सुधार आया है। आज भी दिल्ली का AQI कम हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज आसमान में हल्की धुएं छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। किए हैं जहां हम खड़े हैं, सड़क बने को 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ के जो मंत्री रहे, पर्यावरण मंत्री, इन 4 पेड़ों को यहाँ से हटाकर रीलोकेट करके दूसरी जगह लेके जाना था, ट्रांसप्लांटेशन करानी थी। और 4 पेड़ों की ट्रांसप्लांटेशन कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने कोई काम नहीं किया और ये पिछले 4 साल से 5 साल से बनकर सड़क तैयार खड़ी है। पोल्यूशन का कारण बनी खड़ी है क्योंकि बाहर निकलने का प्रॉपर रास्ता नहीं है। तो आज हमने इंश्योर किया है कि जल्दी ही इसकी इमीडिएटली ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे, यहाँ से हटाएंगे और इस सड़क को तुरंत चालू करेंगे।
जब उस सरकार में हम देखते थे कि ऑड इवन भी लागू हो जाता था, इसी समय ज्यादातर हो जाता था, कुछ चीजें फिर उसमें। देखिए आज हमारी बहुत अच्छा AQI है, कल 218 रहा था, आज भी उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। वो जो ऑड इवन वगैरह वो परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है, और उसके ऊपर करोड़ों रुपए अपना प्रचार पे खर्च किया, 20 करोड़ रुपए खाली ऑड इवन पे खर्च किया गया। अब ऑड इवन के अखबारों में ऐड देने पे 20 करोड़ खर्च किया जाए, इससे ज्यादा पीड़ाजनक और क्या होगा। सर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लान है? काफी सारे प्लान्स हैं जो लॉन्ग टर्म है। अभी शॉर्ट टर्म प्लान्स के इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। शॉर्ट टर्म प्लान्स इसलिए क्योंकि 6 महीनों में आप लॉन्ग टर्म प्लान के अगर इम्प्लीमेंट करते तो कुछ भी ना होता। लॉन्ग टर्म हमारे प्लान्स अलग हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लान्स भी बहुत सारे इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिसके कारण AQI नीचे आ रहा है। मुझे खुशी है, मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, अब तक के सबसे साफ दिन अगर कोई सरकार देने में कामयाब हुई है तो रेखा गुप्ता जी। बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी से गोरखपुर सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं है, वो बिहार के चुनाव प्रचार के लिए जरूर जाएंगे, वह इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। बीजेपी सांसद रवि किशन को बिहार के आरा से जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति एक सांसद को या पूरे भारत में विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं। जान की बहुत बड़ी कोई बात होगी, बहुत लोग होंगे इसके पीछे। FIR कर दी है हमने, पकड़े जाएंगे जरूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं, और कड़ी से कड़ी सजा भी होगी उनको। बट ये मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के प्रचार के बाद ये तो तय है कि विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। उससे फ्रस्ट्रेटेड होके, क्षुब्ध होके ऐसे फोन कॉल्स थ्रेटनिंग के, लाइफ थ्रेटनिंग के कि बिहार उतरेंगे तो जान से हमको मार दिया जाएगा, हम प्रचार में आएंगे तो पीड़ादायक भी है। लेकिन मैं उन सबको आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं जो हमको धमका रहे हैं जान से मारने के लिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से मिलने रामपुर उनके आवास पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पहुंची। इकरा हसन ने आजम खान से मुलाकात को पारिवारिक मुलाकात बताया है। उन्होंने कहा कि हमने उनकी तबीयत को जाना और पारिवारिक बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। हालांकि मीडिया के सवालों पर उन्होंने आगे जवाब देते हुए बिहार चुनाव में इंडिया अलायंस की दावेदारी को मजबूत बताया और बिहार में सरकार बदलने की बात कही। जी, हम हमारे परिवार के और बड़े सदस्य हैं आजम साहब, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे और कोई सियासी नहीं है, पारिवारिक मुलाकात थी। क्या बातचीत रही साहब? जी, उनकी सेहत और उनकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। 2027 को लेकर कुछ रणनीति वो यहाँ पर तो डिस्कस नहीं हुई, वो तो पार्टी की बात है। काफी देर हुई जी, परिवार के तरह बैठे थे, सब हाल चाल जाना, बस उसमें टाइम लग जाता है। वही बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के सिर्फ 5 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने जनता से सीधा संवाद करते हुए अपने शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाया है। वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने पिछले 2 दशकों में पूरी ईमानदारी और मेहनत से जनता के लिए काम किया है। उन्होंने विपक्षी दल RJD पर हमला बोलते हुए कहा कि RJD के शासन में बिहार जंगल राज की स्थिति में था, जबकि NDA सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा,
स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। बिहार में आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने कहा कि वे 2005 से सत्ता में है तो उन्होंने क्या किया। मुख्यमंत्री रोजगार देने को असंभव बताते थे, लेकिन उसी असंभव को संभव तेजस्वी यादव ने बनाया है और 5 लाख नियुक्ति पत्र दिए। एनडीए के घोषणा पत्र पर उन्होंने कहा कि उन्हें यही बात कहने में मैं कितने साल लग गए। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था उसी को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। यह उनकी महिला सम्मान की बात है, लेकिन इस बार चुनाव में उन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। इस नीतीश फिनिश 2005 से ही हैं तो क्या कर दिए हैं। असंभव को असंभव जो बोलता था मुख्यमंत्री यहाँ का कि रोजगार कहाँ से मिलेगा, असंभव, कहाँ से लाएगा रोजगार, तो वही असंभव को संभव बनाया तेजस्वी यादव। 5 लाख नियुक्ति पत्र उसने बांटा, रोजगार दिया। तो इस बार 2025 तेजस्वी फिक्स और 2025 नीतीश फिनिश। कल एनडीए के द्वारा मैनिफेस्टो जारी किया गया है दीदी, और ये कहा गया है कि महिलाओं पर रोजगार और विकास पर फोकस किया गया है और हर जिले में फैक्ट्री दी जाएगी। क्या कहेंगे दीदी? कितना साल लग गया इनको यही बात बोलने में। तेजस्वी लेकर के आ गया ना पूरा एनडीए को घुटना पे। तेजस्वी जो बोला वही ये लोग कल कॉपी पेस्ट करके इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किया। 20 साल से ये लोग क्या कर रहे थे। 20 साल से महिला लोग का ये लोग कितना मान सम्मान दिए, वो तो पूरा दुनिया देश देख लिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में वो अभी तक तोंद वाला अंकल अभी तक फरार है। मोकामा हत्याकांड के मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम खुलासा सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि सीने पर गाड़ी चढ़ने और फेफड़े फटने से बताई जा रही है। पोस्टमार्टम से पहले किए गए एक्सरे में यह सामने आया है कि उनके शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान और खरोच भी मिले हैं। इसको लेकर अब बीजेपी नेता आर.के. सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। ये चुनाव आयोग और जिला प्रशासन दोनों की विफलता है। ये हमको मानना है, हमारा मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन का फेलियर है। चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। अब उस दौरान काफिले में 40-40 गाड़ियां लेकर के लोग चले, ये कदापि एक्सेप्टेबल नहीं। ये टोटल फेलियर है इलेक्शन कमीशन का और जिला प्रशासन का। बताया जाता है कि गाड़ियों में राइफल के भी नाल निकले हुए रहते हैं। ये आम बात है वहाँ पर मोकामा टाल में। ये बहुत बड़ा फेलियर है जिला प्रशासन का और संबंधित जो उस क्षेत्र के अधिकारी है उनका और इलेक्शन कमीशन का। तो हमको तो लगता है कि संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार की अराजकता, दोनों बाहुबली कहिए या डॉन कहिए, ये दोनों डॉन ही है। अनंत सिंह भी डॉन है और ये सूरज भान भी डॉन है। ये हम लोगों के सिस्टम का फेलियर है कि इतने बड़े बड़े डॉन बाहर रहते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ये हमारे सिस्टम का फेलियर है, हमारी जस्टिस सिस्टम का फेलियर है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासत में गर्माहट उतनी ही तेज होती जा रही है। इसी बीच आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बिहार सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत
सरकार ने 17, 24 और 31 अक्टूबर को महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की है, जबकि राज्य में 6 अक्टूबर से चुनाव आचार संहिता लागू है। उसके पीछे आशय ये था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक ग्रामर होता है, उसका एक ऑपरेटिव फ्रेमवर्क होता है। अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऑपरेशनल पीरियड में फाइनेंशियल डिसबर्समेंट करते हैं, इट अमाउंट्स टू ब्राइबरी, जिसके हिसाब से आप वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा करते हैं। तो माननीय चुनाव आयोग ने अतीत में भी इस तरह की चीज़ों पर सकारात्मक पहल की है। मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक पहलकदमी करते हुए एक संदेश देगी वहाँ की सरकार को। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के सीट शेयरिंग के तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें मिली थी। सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए, लेकिन मधौरा सीट पर एलजेपी की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन खारिज हो गया। अब पार्टी 28 सीटों पर चुनाव मैदान में है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि हम जहां भी जा रहे हैं, जिस तरह से रुझान एनडीए के पक्ष में दिख रहे हैं, एक बात तो तय है कि एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। तो हम लोग निरंतरता में पिछले 12-14 दिन से हम लोग प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं और एक बात तय है, जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में रुझान देखने को मिल रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इस बार एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए 2020 का अगर मैं उदाहरण दूं, 2020 में डिवाइडेड एनडीए था और यूनाइटेड महागठबंधन था। 2020 में जहां मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था, उपेंद्र जी अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो एक बिखराव एनडीए के भीतर ही था। उसके बावजूद, भले थोड़े मार्जिन से ही सही, बट उसके बावजूद भी हम लोगों ने 2020 में भी एनडीए ने सरकार बनाई। बट आज की तारीख में तो परिस्थिति एकदम उसके ठीक विपरीत है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एनडीए के घोषणा पत्र पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कल जो एनडीए के घोषणा पत्र कार्यक्रम में देखने को मिला है कि नीतीश कुमार घोषणा पत्र जारी करते समय कुछ ही सेकंड बोलकर चले गए। उन्होंने एक प्रकार से उस कार्यक्रम का बहिष्कार ही किया, क्योंकि उन्हें लगा है कि जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वे क्यों घोषणा पत्र पढ़ें। भाजपा के उप मुख्यमंत्री ने बाद में घोषणा पत्र को पढ़ा, लेकिन नीतीश कुमार जा चुके थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीए में क्या हालात हैं। देखिए, कल का जो इंसिडेंट हुआ है बीजेपी का एनडीए के घोषणा पत्र, उसमें से जैसे ही नीतीश कुमार जी 26 सेकंड मुड़ के चले गए, एक प्रकार से बाइकाट किया हो, क्योंकि उनको जब लग गया कि मुझे चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तो मैं काय के लिए कमिटमेंट दूं जनता को, मैनिफेस्टो पढ़ करके ये मैं वादे कर रहा हूँ आपसे। वो मेरा वक्त गया जब मैं खुद आगे आता था। अब तो ये स्थिति है कि जो ये लाए हैं मैनिफेस्टो, तो इनको पढ़ने दीजिए। तो बीजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ा बाद में फॉर्मेलिटी करने के लिए, और नीतीश कुमार चले गए। तो अमित शाह जी ने पहले ऐसा किया ही था कि चुनाव के बाद तय करेंगे कौन चेहरा हो मुख्यमंत्री का। अभी तो हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये हालात है एनडीए गवर्नमेंट में। तेजस्वी का ग्राफ बहुत तेज गति से बढ़ा है वहाँ पे, और नंबर 1 पर है सर्वे के अंदर वो, और नीतीश कुमार तो नंबर 3 पर है। मतलब दुगने से ज़्यादा तेजस्वी का वहाँ पर सर्वे के अंदर आंकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कल जो नाटक हुआ है, उसको लेके पूरे मीडिया के अंदर लोगों ने मुझे कहा, मीडिया वालों ने कहा, हमने जिंदगी में सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आज। वही सूडान के उत्तर दारफूर राज्य की स्थिति राजधानी एल फशेर के पतन के बाद बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय संगठनों ने यह दावा किया है कि वहां आम नागरिकों पर हमले जारी हैं। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के कार्यालय ने बताया है कि लोग अब भी एल फशेर से भागकर 40 किलोमीटर दूर स्थित तावीला शहर की ओर जा रहे हैं, लेकिन एल फशेर तक मानवीय मदद पहुंच नहीं पा रही है। रिपोर्ट ने कहा है कि तावीला में संयुक्त राष्ट्र और स्थानीय टीमें नए आए लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रही है ताकि उन्हें आपातकालीन सहायता दी जा सके, लेकिन वहां भी कई ज़रूरी चीज़ों की भारी कमी है, जैसे रहने के लिए टेंट, दवाइयाँ, जख्मों के लिए इलाज की सामग्री, भोजन और मानसिक सपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन यानी IOM के अनुसार 26 से 29 अक्टूबर के बीच एल फाशिर और उसके आसपास के इलाकों से कम 62,000 लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। रास्तों में असुरक्षा की वजह से लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया है। OCHA ने कहा कि उत्तरी कोर्डोफान राज्य में मानवीय स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। IOM के अनुसार राज्य की राजधानी एल ओबैद के उत्तर में स्थित 12 शहर से इस सप्ताह अब तक लगभग 36,000 लोग विस्थापित हुए हैं। कार्यालय ने कहा कि स्थानीय स्रोत विस्थापित नागरिकों के अपहरण और जबरन वसूली की बेहद चिंताजनक खबरें साझा कर रहे हैं। OCHA ने एक बार फिर सूडान के लिए नए और लचीले फंड की अपील की है, क्योंकि सूडान के लिए बनाए गए 4.2 अरब डॉलर के राहत योजना में से अब तक 1/3 से भी कम राशि जुटी है। बता दें कि सूडान में जारी सिविल वॉर की वजह से वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई है। लोग भूखमरी और हिंसा के शिकार हो रहे हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।